नमस्कार दोस्तों, मैं अमित द्विवेदी गतिमान क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित हो चुका होगा कि शिव द्विवेदी मैथ नाम का जो यूट्यूब चैनल था उसका नाम बदलकर अब गतिमान क्लासेस कर दिया गया है। तो अब से हम लोग गतिमान क्लासेस पे ये सब वीडियो देखेंगे। और अब हम लोग अपना समय न बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का जीएस स्पेशल सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला धूम्र रहित गांव घोषित किया है? ठीक है ना, पहला धूम्र रहित गांव घोषित किया है। ठीक है, तो कौन सा गांव है वो? तो इसका राइट आंसर जो है वो है वेचकुर हल्ली। ये कर्नाटक का राज्य का एक गांव है, वेचकुर हल्ली। ठीक है ना, इसको किसने? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे धूम्र रहित गांव, ठीक है ना, स्मोकलेस स्मोकलेस विलेज और फर्स्ट स्मोकलेस विलेज, भारत का पहला धूम्र रहित गांव घोषित किया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेचकुर हल्ली, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में बातचीत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जो बात करने वाला प्रथम व्यक्ति था वो था एलेक्सी लियोनोव। राइट आंसर इसका क्या है? एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले यात्री थे, ठीक है ना, और इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। राकेश शर्मा ये भारत की तरफ से भारतीय थे, इन्होंने यात्रा की थी। लेकिन जोहान्स केपलर जो है वो जोहान्स केपलर ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR। MICR अंकों के मुद्रण हेतु प्रयुक्त होने वाली स्याही में क्या शामिल होता है? लेड ऑक्साइड, ग्रेफाइट, क्यूप्रस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड? ठीक है ना, तो ये है क्या इसका MICR का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है, सॉरी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें जो स्याही प्रयुक्त की जाती है उस स्याही में आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल ड्रग मानव शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है? तो जो मेडिकल ड्रग, जो दवाएं हमें दी जाती हैं वो दवाएं हमारे शरीर में किस तरह से प्रयोग करती हैं, ठीक है ना, तो कार्य करती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं। तो ये दवाएं जो दी जाती हैं हम लोगों को, या हम लोग जो ये दवाएं लेते हैं, ये शरीर में रोगों के लिए उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको संशोधित कर देती हैं, जिससे कि उस रोग से हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, ए हो जाएगा। शरीर में रोगों के लिए उत्तरदायी रासायनिक अभिक्रियाओं को संशोधित करना। ठीक है ना, संशोधित करके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो रोगों के लिए उत्तरदायी हैं
उनको संशोधित कर देती हैं ये, जिससे हमें उस रोग से निजात मिल जाता है या वो रोग हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व से पलायन करने हेतु किससे अधिक की गति आवश्यक होती है? ठीक है, तो हमें मालूम है कि किसी भी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र से बाहर पलायन करने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या है। तो यहाँ पे सब यूनिट जो दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। ठीक है, तो हम और हमारा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस एक प्रति सेकेंड की बात कर रहा है और यहाँ पे घंटे दिए हैं, तो इन घंटों को हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 11.2 इंटू एक घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड होते हैं। कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। इसका गुणा करा लेंगे, ये पॉइंट हटा, ये जीरो कटा, गुणा करा लो। तो इसका हम लोग गुणा करा लेते हैं, तो 36, एक जीरो रख लेते हैं। 36 दूना 72 का 2 हासिल लगा 7, 36 से कम 36 और 7 43 का 3, 36 से कम 36 4 40। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 40,320 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा आ गया। ठीक है, और हमसे कह रहा है किससे अधिक की गति, तो हमें गति चाहिए 40,320 किलोमीटर कम से कम। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर किसके ये हो जाएगा क्या? 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, यही सबसे ज्यादा इसके निकट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो पहला जो एंग्लो सिख वार हुआ था, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हमारा हुआ था 1945, सॉरी 1845 से 46 के मध्य। और जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848 से 49 के बीच। ठीक है, इस पहले अंग्रेज सिख युद्ध में के तहत अंग्रेजों ने आंशिक रूप से पंजाब पर, आंशिक रूप से कहां पर? पंजाब राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1848 और 49 वाले सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने पूर्ण रूप से इसे अपने कब्जे में ले लिया, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1845 से 46 और 1848 से 49, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात का वर्तमान युवराज कौन है? वर्तमान युवराज की बात कर रहा है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात का वर्तमान जो युवराज है वो कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इन्हें नवंबर 2003 में युवराज घोषित किया गया था। ठीक है ना, नवंबर 2003 में युवराज घोषित किया गया था। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या? बी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के कार्य न करने के परिणाम स्वरूप, जब वाहन नहीं चल रहे होते उस समय ऑटोमोबाइल इंजन में कार्बनिक पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है। जब हम लोग ट्रैफिक वगैरह में खड़े हो जाते हैं तो जब हमारा वाहन चल नहीं रहा होता है तो उस समय वाहन तो नहीं चल रहा होता लेकिन इंजन उसका चल रहा होता है,
तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपूर्ण दहन हो पाता है, पूरी तरह से वो नहीं उनका दहन हो पाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो गतिविधियां सम्मिलित थी उनका मेन उद्देश्य, रीजन जो था वो क्या था। तो मेन रीजन जो था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो 1757 1757 से जो प्लासी वार से प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उसी के बाद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हो जाता है और ये 1858 तक चलता है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तब तक। ठीक है, तो इसको प्लस 1858 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर एक मिनट बच्चों, 1858 से लेके 1947 तक, कब तक, 1947 तक जो ब्रिटिश शासन रहता है, यानी ब्रिटिश क्राउन का जो शासन रहता है, ब्रिटिश शासन, इनको दोनों को समाप्त करना, इन दोनों को क्या करना, इन दोनों को समाप्त करना इसका लक्ष्य रहता है, इन दोनों को समाप्त करना। ठीक है ना, इन दोनों को समाप्त करना इनका लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1757 से 1818 और ब्रिटिश शासन 1858 से 1947, इसका अंत करना, क्या करना, अंत करना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, तो बोरान तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कॉपर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है और आयरन भी, ये तीनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु जो नाइट्रोजन है वो सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, पौधे के लिए आवश्यक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है। नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में पाया जाता है और इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को दलहनी पौधों की जड़ों द्वारा, दलहनी पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। काहे में, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है और फिर इसका यूज पौधे कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजोइक एसिड को किसके द्वारा विशुद्ध किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड जो है,
बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये सीधे काहे में बदल जाता है, ये सीधे वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है ना, वाष्प में बदल जाता है, सीधे वाष्प में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, इसको विशुद्ध अगर हम करने की बात करें तो इसको किस क्रिया द्वारा, ऊर्ध्वपातन क्रिया, ऊर्ध्वपातक या ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा इसे विशुद्ध किया जाता है बेंजोइक एसिड को। ये डायरेक्टली गर्म करने पर वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी, ऊर्ध्वपातक क्रिया के द्वारा हम इसे विशुद्ध करते हैं, किसको, बेंजोइक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्विकर पट्टी, क्विकर पट्टी क्या है, तो क्विकर पट्टी जो है हमारी एक बर्फीला भूमंडलीय पिंड होता है। क्विपर सॉरी क्विपर जो होता है एक बर्फीला भूमंडलीय पिंड होता है। कैसा, बर्फीला भूमंडलीय पिंड होता है। तो इस जो ये बर्फीला भूमंडलीय पिंड होता है, ये किसके चारों तरफ परिक्रमा करते हुए हमें मिलता है, तो वो वरुण की कक्षा में परिक्रमा करता है, वरुण का परिक्रमण करता है चारों तरफ से। ये क्विपर पट्टी के नाम से जाना जाता है, एक बर्फीला भूमंडलीय पिंड है, ठीक है ना, जो वरुण की परिक्रमा करता रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कौन से ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, सॉरी, क्षुद्र पिंड, एस्टेरॉइड जो शुद्ध पिंड होते हैं वो किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और मंगल के दो ग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। और बृहस्पति जो है इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी होती है, इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी होती है। और बृहस्पति का ही एक ग्रह है गैनीमीड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का गैनीमीड, और ये बृहस्पति का भी उपग्रह है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बर्फीला भूमंडलीय पिंड है कौन, क्विपर पट्टी, ठीक है, जो वरुण की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण फॉन्ट, त्रुटिपूर्ण फॉन्ट को के टेक्स्ट को उजागर करने के लिए किन बटनों को एक साथ दबाया जाता है, तो देखो इसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इस बटन का प्रयोग एक साथ इनका करते हैं, जिससे ये जो है त्रुटिपूर्ण जो फॉन्ट होता है वो हमारा उजागर हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, एक यात्री आता है वेनसांग, ये भी चीनी यात्री होता है, एक आता है वेनसांग,
और एक आता है फायान। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे तो फायान की बात की है, लेकिन हम लोग ह्वेनसांग को भी देख लेते हैं। तो जैसे वेनसांग की बात करें, इनको दोनों को याद रखना। वेनसांग, हाथ से वेनसांग और हाथ से ही हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो वेनसांग जो आता है वो किसके शासनकाल में आता है? हर्षवर्धन के। और फायान जो आता है वो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासन काल के दौरान आए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उनके शासन काल में ये चीनी यात्री आया था, ठीक है। और अगर हमसे वेनसांग की बात करेगा तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। ये समुद्रगुप्त को इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लायन कैपिटल, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, लायन कैपिटल यानी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक की जो लाट है, अशोक की लाट से, जिसमें सिंह स्तंभ भी इसको बोलते हैं, सिंह स्तंभ, ठीक है। यहाँ से ये लिया गया है क्या? हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। और ये अशोक की लाट से है, तो अशोक के द्वारा ही बनवाया गया है ये। और अशोक किस शासनकाल के दौरान था? कौन से वंश का था? तो अशोक जो था मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। तो ये जो लिया गया है वो किससे? मौर्य शासनकाल के दौरान लिया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ये देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, ये कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ, भारत क्या हुआ? गणतंत्र घोषित हुआ, तभी ये भी अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है अस्थियां, पैराथायराइड हार्मोन, मांसपेशियां या यकृत? तो यहाँ पे यकृत नहीं होगा, मांसपेशियां ये भी नहीं है, अस्थियां ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन। ये गले के पास पाई जाती है पैराथायराइड हार्मोन, और ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करती है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में किस से खेल से संबंधित है? तो इसको, इसका राइट आंसर जो होगा वो तो हमें मालूम है कि सी होगा, नौकायान से। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो वेलिंगटन एक द्वीप है, क्या है? वेलिंगटन नाम का एक द्वीप है, ठीक है।
बेम्बा नद झील पे। और ये बेम्बा नद झील कहाँ पे है? केरल में। तो केरल में, और ये कैसी झील है? तो ये एक लैगून झील है, लैगून झील है बेम्बा नद झील। इस पर प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिवर्ष होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि वेलिंगटन द्वीप में हर वर्ष प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदनकुलम परमाणु संयंत्र में दो रिएक्टर हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो यहाँ पे हमें इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता बतानी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुदनकुलम है कहाँ पे। तो कुदनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और यहाँ पे दो परमाणु संयंत्र हैं और इन दोनों के द्वारा उत्पादित जो बिजली है वो 2000 मेगावाट क्षमता की है। कितनी? 2000 मेगावाट क्षमता की। और ये बहुत बड़ी इकाइयों में गिनी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2000 मेगावाट। जो कुदनकुलम परमाणु संयंत्र में दो रिएक्टर हैं उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? 2000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान के अध्ययन का एक भाग है? किसकी बात कर रहा है हमसे? मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपो, बी नंबर, ठीक है ना। कौन सा? बी नंबर, एंथ्रोपो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो ऑर्निथोलॉजी है। कौन सी? ऑर्निथोलॉजी। ये किसके अध्ययन से संबंधित है? ये चिड़ियों के अध्ययन से, चिड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। इथियोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इथियोलॉजी के अंतर्गत जो है हमारा मछलियों मछलियों का अध्ययन किया जाता है, फिशेस का, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मेटोलॉजी, इसमें कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित। तो यानी इसमें सुंदरता का अध्ययन किया जाता है, सुंदरता से रिलेटेड चीज़ों का, किससे सुंदरता आएगी उसका अध्ययन किया जाता है, कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। अगर यहीं पे होता कॉस्मोलॉजी तो उसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया था, ठीक है। कॉस्मो कॉस्मोलॉजी, तो इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपो या एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, भारत में झारखंड अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, तांबा उड़ीसा में पाया जाता है। चूना पत्थर महाराष्ट्र में पाया जाता है। भारत लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि कौन है? चीन है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र नहीं बल्कि राजस्थान है, ठीक है ना। कौन है? राजस्थान है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उड़ीसा ना होकर कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये तो तीनों गलत हो गए, तो सही हमारा कौन होगा? पहला, भारत में झारखंड जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो इसमें गिरिडीह हो गया, जैसे गिरिडीह में खान है इसकी अभ्रक का उत्पादन जो है होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में झारखंड जो है का सबसे बड़ा स्थान है अभ्रक उत्पादन में। अभ्रक को माइका भी बोलते हैं, ठीक है ना।
और विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत क्या है, प्रथम है। भारत क्या है, प्रथम है। अभ्रक उत्पादन में, किसके उत्पादन में, फर्स्ट है। तो माइका अभ्रक के उत्पादन में भारत क्या है, पहला स्थान रखता है, फर्स्ट है पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें कि चैनल का नाम जो है वो शुद्ध वेदी मैथ से बदल कर गतिमान क्लासेस कर दिया गया है।